नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेव वायगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, वायगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग वीडियो पर लाइव पहली बार आए हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे। दूसरा, और जो लोग पहले से देख रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पर साइकोलॉजी आपको बड़े क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वायगोत्स्की का सिद्धांत। वायगोत्स्की का सिद्धांत। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि वायगोत्स्की जो थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये रूस के थे। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1934 में हुई थी। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इनको हमेशा, ये रूस के थे तो इसलिए रूसी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत था, तो इनका जो सिद्धांत का नाम था उसको मैं लिख देता हूँ। सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या हम ये भी कह सकते हैं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने बच्चों के भाषा के विकास पर, बच्चों के ज्ञान के विकास पर अपने विचार दिए थे, ये प्रयोग किया था, ये सिद्धांत दिया था। इसलिए इनका जो कार्य क्षेत्र है वो विकासात्मक मनोविज्ञान है। सामाजिक या वातावरणीय विकासात्मक मनोविज्ञान है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि लेव वायगोत्स्की जो थे, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया था, सिद्धांत क्या था मैं आपको बता देता हूं। सिद्धांत ये था कि बच्चों के अंदर जो ज्ञान का विकास होता है वह समाज या वातावरण से अंतःक्रिया के बाद होता है, अंतःक्रिया करने पर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो समाज से इंटरेक्शन होगा, जो समाज से अंतःक्रिया होगी, वातावरण से अंतःक्रिया होगी, तो बालक के अंदर ज्ञान का विकास होगा, बालक के अंदर भाषा का विचार होगा, बालक के अंदर विचार उत्पन्न होंगे। तो ये क्या चीज़ है कि जब बालक किसी समाज से इंटरेक्शन करेगा, वातावरण से इंटरेक्शन करेगा, तो दूसरा, तभी बालक क्या करेगा, समाज से सीखता है। क्या करता है? समाज से सीखता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लेव वायगोत्स्की ने बताया था कि जब बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं तब तक बालक के ज्ञान का विकास होता है, तब तक बालक अपना माइंड डेवलपमेंट करता है। और इस विकास को, ज्ञान का विकास करते समय यानी कि भाषा का विकास करते समय,
भाषा का विकास करते समय बालक के अंदर दो तरह की भाषाएं उत्पन्न होती हैं। दो तरह की भाषाएं उत्पन्न होती हैं जब बालक इंटरेक्शन करता है समाज के साथ। तो कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लेना। बालक के अंदर दो तरह की भाषाएं होती हैं, दो तरह की भाषाएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 इनर स्पीच, नंबर 2 आउटर स्पीच, या हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्पीच। इसको बाह्य भाषा या इसको आंतरिक भाषा कहा जाता है। दोस्तों आंतरिक भाषा क्या होती है और बाह्य भाषा क्या होती है, मैं दोनों के बारे में डिस्कस कर दूं। आंतरिक भाषा जो होती है मनुष्य के अंदर या बालक के अंदर, मनुष्य या बालक के मस्तिष्क में उत्पन्न आंतरिक विचार या सोच इनर स्पीच कहलाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो बालक के अंदर माइंड में जो एक थिंकिंग डेवलपमेंट होती है, एक सोच का उत्पन्न होती है, एक विचार उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होगा, उसको हम कहेंगे आंतरिक भाषा। और एक्सटर्नल स्पीच क्या होगी, इसमें बालक भाषा को ध्वनियों में परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसलिए इसी को शाब्दिक भाषा भी कहा जाता है। आपसे पूछने लग जाए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शाब्दिक भाषा कौन सी भाषा को कहा गया है, तो आउटर स्पीच को यानी कि एक्सटर्नल स्पीच को शाब्दिक भाषा कहा गया है। क्योंकि जो माइंड में जो विचार उत्पन्न होंगे वो कुछ भी हो सकता है, शब्द हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकता है, या तो शाब्दिक हो सकते हैं या अशाब्दिक हो सकते हैं, जो आपके माइंड में इनर स्पीच आ रही है तो वो इनर स्पीच हो गई। और जो इनर स्पीच माइंड में उत्पन्न हो रही है उसको ध्वनि में परिवर्तित करके जो बाहर निकल कर आती है वो होती है आपको आउटर स्पीच, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्पीच। और ये क्या होती है? ये आपकी शाब्दिक भाषा होती है। क्या होती है? शाब्दिक भाषा होती है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, भाषा के ऊपर ये सिद्धांत पूरा लागू है। तो भाषा के और विचार के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले बालक के मस्तिष्क में विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। ये कहा है वाइगोत्स्की ने। किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। और दूसरा जीन पियाजे ने क्या कहा है? क्योंकि जीन पियाजे ने भी ये सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है कि पहले बालक के मस्तिष्क में भाषा आती है फिर विचार आते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए। जीन पियाजे ने और वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार पर अपना ज्यादातर फोकस रखा है। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले बालक के मस्तिष्क में विचार आते हैं उसके बाद भाषा आती है। जीन पियाजे ने कहा है बालक के मस्तिष्क में पहले भाषा आती है यानी कि लैंग्वेज आती है फिर विचार आता है। तो दोनों की थॉट्स
दोनों के विचार कहीं ना कहीं हम एक देख रहे हैं कि भाषा और विचार पर डिपेंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के इन निष्कर्षों से यह पता चलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर निर्भर है। ये क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में। भाषा और विचार एक दूसरे पर डैश है, फिर आएगा निर्भर है, एक दूसरे के अपोजिट है, 3-4 ऑप्शन आएंगे। तो उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने जो अपनी लैंग्वेज दी है कि पहले मस्तिष्क में विचार आता है फिर भाषा आती है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। जीन पियाजे ने कहा है पहले बालक के मस्तिष्क में भाषा आती है फिर विचार आता है। दोनों की लैंग्वेज कहीं ना कहीं भाषा और विचार पर डिपेंड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों के निष्कर्षों से ये पता चलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर निर्भर है। ये बात यहाँ पे खत्म। ये 2 इनर स्पीच और आउटर स्पीच थी, इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत वाइगोत्स्की ने भाषा को, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया एक प्रश्न, मैं इसको लिख देता हूं। वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक भाषा यानी कि ज्ञान के अर्जन बोले तो ग्रहण करने में भाषा को एक औजार के रूप में प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जो लाइन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि भाषा को औजार के रूप में प्रयोग करने के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तो आपको पता है कि बालक जब भाषा का ज्ञान का अर्जन करते हैं, बालक जब नॉलेज का एक्सेप्टेंस यानी कि ग्रहण करते हैं नॉलेज को, तो भाषा को वो एक औजार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये चीज किसने कही? वाइगोत्स्की ने कही। कई बार एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन कि भाषा को औजार के रूप में बालक किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग करने के लिए बोला है, तो वो किसने बोला है? वाइगोत्स्की ने। अब जो इसका सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः 3 थीम्स पर काम करता है, 3 थीमों पर कार्य करता है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी थीम है मैं आपको बता देता हूं। 3 थीमों पे कार्य करता है। नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया, इस थीम पर काम करता है। इसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। दूसरी थीम मोर नॉलेज विद अदर्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में MKO शॉर्ट में। इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। जो लोग पढ़ रहे होंगे साइकोलॉजी को, ZPD को नाम सुना होगा। ये मुख्यतः 3 थीम है। इन 3 थीमों पर ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? उसने बताया कि बालक जब समाज से इंटरेक्शन करेगा, बालक जब समाज से अंतःक्रिया करेगा, वातावरण से अंतःक्रिया करेगा, तो बालक के ज्ञान का विकास होगा, भाषा का विकास होगा। तो इसने बताया कि सबसे पहली जो थीम है वो सामाजिक अंतःक्रिया है।
दूसरी थीम क्या है? मोर नॉलेज विद अदर्स। मोर नॉलेज विद अदर्स क्या है? जब आप क्लास में किसी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा होता है जिसको उन सब बच्चों से ज़्यादा नॉलेज होती है, उन सब बच्चों से ज़्यादा ज्ञान होता है। तो उस बच्चे को हम एज ए मॉनिटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एज ए मॉनिटर के रूप में या सहायक अध्यापक के रूप में हम उस बच्चे को प्रयोग कर सकते हैं। तो उस बच्चे के साथ रहकर जो बच्चे जो अभी सीख रहे हैं उस बच्चे के साथ रहकर वो अपने अपने ज्ञान का, अपनी भाषा का विकास कर लेते हैं साथ में रहकर। इसको बोलते हैं मोर नॉलेज विद अदर्स। इसमें आ जाएगा जैसे मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? वो मोर नॉलेज रखता है और दूसरों से, मोर नॉलेज विद अदर्स, और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है दूसरों से, इसलिए उसको मॉनिटर बनाया। और इस मॉनिटर के साथ में रहकर बाकी जो क्लास के बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का यानी अपनी भाषा का विकास कर लेते हैं। लास्ट है ZPD, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको आप समझ लीजिए क्या होता है ZPD होता है जैसे कि क्लास के अंदर आपने देखा कि सारे बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम सपोज करो हम एक क्लास ले रहे हैं और क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं। उन 50 बच्चों को हम एक ही रूप में, एक ही मेथड से, एक ही क्लास के अंदर और एक ही समय पर पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों का सीखा हुआ ज्ञान, और एक बच्चा ऐसा है जो क्लास के बाद भी घर पे जाके अलग से एक्स्ट्रा ट्यूशन लेता है और उस टीचर से पढ़ता है, अच्छे से नॉलेज रखता है और उसको अलग से सहायता मिल रही है पढ़ाने के लिए। तो उसके ज्ञान में और जो क्लास में अदर बच्चे पढ़ रहे हैं उसके ज्ञान में, उन दोनों के ज्ञान का विकास में जो अंतर आएगा उसको कहेंगे जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैं फिर से बता दूं कि किसी सामान्य बच्चे और अन्य सहायता प्राप्त बच्चे के विकास के क्षेत्र में अंतर क्या कहलाएगा? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर? सही आ रहा? चलिए ठीक, ये चीजें ठीक है, समझ में आ गई। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? एक सामान्य बच्चा और एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला बच्चा, उन दोनों के विकास के क्षेत्र में जो अंतर होगा उसको बोलेंगे जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मोर नॉलेज विद अदर्स, एज ए मॉनिटर, हम क्लास में किसी को बच्चे को मॉनिटर युक्त कर सकते हैं। और सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि बच्चे का जब ज्ञान का विकास होता है तो ये जीन वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के साथ होता है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई। यहाँ पर एक चीज़ और कई बार निकल के आई है, आजकल चलन में है पाड़ का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पाड़ के बारे में डिफाइन करते हैं। पाड़ क्या चीज है? एक बार एग्जाम में आया था स्कैफोल्डिंग, इसको बोलते हैं पाड़, या इसको हिंदी में बोलते हैं ढांचा, और हिंदी में बोलते हैं ढांचा, और हिंदी में इसको एक नाम और है, इसका है मचान, और इंग्लिश में एक नाम है स्कैफोल्डिंग। दोस्तों ये है क्या स्कैफोल्डिंग? आपको बता दूं, ये पाड़ आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो पाड़ का मतलब है कि जब कोई दीवार आप चिनाई करवाते हैं तो जहां तक हाथ पहुंचता है वहां तक राजमिस्त्री उसको एज ए अपने हाथ से ईंटों को लगाता है। जब उसका हाथ पहुंचना यानी कि उसकी हद से बाहर हो जाता है तो वो किसी ना किसी अन्य माध्यम का सहारा लेता है, जैसे कि पाड़ लगाते हैं। आपने देखा होगा, पाड़ लगा लेते हैं और पाड़ लगाकर फिर आगे का काम शुरू करते हैं। सेम वैसी ही चीज शिक्षा के क्षेत्र में है। मैं बहुत सिंपल और साधारण सा जो डेली वेज की लाइफ में वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने देखा होगा, जब आप मक्का का खेत गांव में रखाया जाता है, मक्का का खेत रखाया जाता है, खेत को रखाने के लिए किसी ऊंची से स्थान पर आप क्या बना लेते हैं? टाण बना लेते हैं। टाण, जिसे ढांचा या मचान कहते हैं, टाण बना लेते हैं। तो वो टाण क्या है? एक दूर तक की चीजों को देखने के लिए, दूर तक की चीजों को देखने में सहायता प्रदान कर रहा है, यानी कि हम ऊपर चढ़कर उस पर देख सकते हैं। ऐसे ही कक्षा में या क्लास के अंदर जो पाड़ है वो
कमजोर बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए एक सहायता का काम करता है, सहायता करती है। कैसे करती है? आपने देखा होगा कि पाल क्या है? पाल क्या है? बच्चों के ज्ञान के निर्माण में एक सहायक तकनीक है। यानी कि कोई बच्चा यदि कमजोर है, चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसको एक्स्ट्रा तरीके से, अलग तरीके से उसको क्या देंगे? उसको सहायता देंगे, उसको हेल्प करेंगे। और जब हेल्प करेंगे तो हेल्प करते समय जब बच्चे के अंदर वो गुण, जिस गुण को हम विकसित करना चाहते हैं, तो जब विकसित करना चाहते हैं किसी गुण को, किसी करैक्टर को, और वो गुण विकसित हो जाता है पाड़ के माध्यम से, जब पाड़ के माध्यम से कोई गुण विकसित हो जाता है तो हम पाड़ को हटा लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि राजमिस्त्री जब दीवार को चुनता है और जहां तक हाथ पहुंचता है तो हाथ से लगाता है, फिर पाड़ लगाकर आगे की चिनाई करता है, और जब पूरी हो जाती है तो पाड़ को हटा लेता है। दीवार नहीं गिरती, दीवार एज इट इज रहती है। सेम वही कंडीशन ये है कि जब कमजोर बच्चे को हम सहायता देते हैं और किसी का निर्माण कर लेते हैं, किसी ज्ञान का निर्माण, डेवलपमेंट कर देते हैं, तो उसकी पाड़ को, उसकी हेल्प को हम हटा दिया जाता है और फिर उसका ज्ञान एज इट इज स्थायी बना रहता है। तो पाड़ से क्या होता है? नंबर 1, पाड़ से ज्ञान स्थायी होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान स्थायी होता है। और ये पाड़ है क्या चीज? ये पाड़ अस्थायी सहायक तकनीक है। ये अस्थायी है। सहायता पूरी होने पर, यानी कि कमजोरी को पूर्ति होने पर ये पाड़ हटा ली जाएगी और आपकी कमजोरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपको उसके ज्ञान का विकास हो जाएगा। पाड़ क्या चीज है? ये ज्ञान स्थायी कराता है। कोई ज्ञान अगर कमजोर है, उसको स्थायी कराने के लिए पाड़ एक माध्यम है। तो दोस्तों ये चीज थी आपकी वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत। पाड़ के बारे में मैंने बड़ी डीपली बताया है, पाड़ होती क्या है और पाड़ को कैसे कैसे यूज किया जाता है। ये पाड़ को बोलते हैं इसको फोल्डिंग, हिंदी में हम ग्रामीण भाषा में पाड़, ढांचा या टांड या मचान कहते हैं। ये चीजें वही हैं जो आप गांव में यूज करते हैं, लेकिन इसको शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया गया है। तो ये था हमारा साइकोलॉजी का वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत या वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, किन्हीं अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो लिव वाइगोत्स्की की है। ये सिद्धांत कंप्लीट है। इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम्स आए आपको तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आपकी अगले सिद्धांत पर होगी और कौन वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर होगी। थैंक यू, जय हिंद।